जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी वर डिस्कसिंग माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी चैप्टर नंबर 18 ग्राम नेगेटिव रॉड, जिसमें मैंने आप लोगों को इकोलाई स्टार्ट कराया हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या बात की थी बच्चों? हम लोगों ने इसकी ट्रांसमिशन डिस्कस की थी, हम लोगों ने इसकी डिजीजेस डिस्कस की थी। इसके अलावा अब हम इसकी डिजीजेस डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर ये वाटरी और ब्लडी दो तरह का डायरिया कॉज करता है। फिर हमने इसके स्ट्रेन पढ़े थे। एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन था जो कि वाटरी डायरिया कॉज करा रहा था और इसमें दो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे थे, एक हीट लाइबल टॉक्सिन और एक हीट स्टेबल टॉक्सिन। उसके बाद हमने एंटारो हेमराजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई के बारे में पढ़ा था जो कि ब्लडी डायरिया कॉज करा रहा था। इसमें हमारे पास इन्वेयन और एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन हो रही थी। फिर हमारे पास एंटेरोपैथिक या फिर एंटेरो इन्वेजिव स्ट्रेन ऑफ इकोलाई था जो कि सिर्फ इन्वेजन करके ब्लडी डायरिया कॉज करा रहा था। अब हम लोगों ने बच्चों वाटरी डायरिया और ब्लडी डायरिया को डिटेल से पढ़ना है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो वाटरी डायरिया है वो एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, जिसको ट्रैवलर्स डायरिया या टूरिस्टा भी कहते हैं। ये किस तरह से होता है कि जब आप ऐसा फूड या वाटर लेते हैं जो कि कंटेमिनेट हुआ हुआ हो फीसेस से, उसके बाद क्या होता है कि इकोलाई आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से आपके इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाके पिलाई के थ्रू आपके जिजनम और आइलियम के साथ अटैच होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसका एक विरुलेंस फैक्टर पिलाई था। वहाँ पे जाके बैक्टीरिया दो तरह के एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक होता है हमारे पास हीट लाइबल टॉक्सिन और एक होता है हमारे पास हीट स्टेबल टॉक्सिन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्वेजन नहीं होती, जस्ट एक्सोटॉक्सिन की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया रिजल्ट होता है। अब हम लोगों ने बात की है हीट लाइबल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन की, तो मैं इसको भी डिटेल से कवर करा देती हूँ। हीट लाइबल टॉक्सिन का क्या मतलब है बच्चों के, जब हम कुक करेंगे ना तो यह हीट मिलेगी इस टॉक्सिन को, तो यह टॉक्सिन किल हो जाएगा। लेकिन हीट स्टेबल टॉक्सिन का मतलब है कि जितनी मर्जी हीट हो ये टॉक्सिन स्टेबल रहता है। अब जो हीट लाइबल टॉक्सिन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू कॉलरा टॉक्सिन है बच्चों। इससे पहले भी जब हम लोगों ने बैसिलस एंथ्रासिस पढ़ा था उसके अंदर जो एडीमा फैक्टर था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिमिलर टू कॉलरा टॉक्सिन था। इसके अलावा हम लोगों ने जब बैसिलस सीरियस पढ़ा था उसके अंदर भी हमारे पास दो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे थे, तो एक एंटेरोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू कॉलरा टॉक्सिन था। तो हीट लाइबल टॉक्सिन जो इकोलाई का है, जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई का टॉक्सिन है हीट लाइबल टॉक्सिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिमिलर टू कॉलरा टॉक्सिन है। किस तरह से बच्चों को ये स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को। जब एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है तो इंट्रासेलुलरी साइक्लिक एमपी का लेवल बहुत रेज हो जाता है, और जब सेल के अंदर साइक्लिक एमपी का लेवल रेज होता है तो आउट पोरिंग ऑफ फ्लूइड हो जाती है। जो फ्लूइड होता है पोटाशियम क्लोराइड जितने भी आयंस होती हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं सेल से। जब वो बाहर जाते हैं तो वो वाटरी डायरिया की फॉर्म में उसका रिजल्ट निकलता है, यानी कि सेल के अंदर से पानी और न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल के बॉडी के बाहर मूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटरी डायरिया। इसी तरह जो हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है आपकी बुक में बस एक ही बात लिखी हुई है कि वो स्टिमुलेट कर होता है गोनेलेट साइक्लेज को। सो हीट लाइबल टॉक्सिन एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करके वाटरी डायरिया कराता है, हीट स्टेबल टॉक्सिन सिर्फ गोनेलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है। जिस तरह ये साइक्लिक एमपी का लेवल रेज करता है बच्चों, ये हमारे पास साइक्लिक जीएमपी का लेवल रेज कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हम लोगों ने ब्लडी वाटरी डायरिया की बात की है। जो ब्लडी डायरिया होता है वो हमारे पास एंटेरो हेमराजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई की वजह से हो रहा होता है, जिसको हम EHEC या फिर STEC शीगर टॉक्सिन एसोसिएटेड इकोलाई भी बोल रहे होते हैं क्योंकि इसके टॉक्सिन का नाम शीगर टॉक्सिन है। अच्छा, इस स्ट्रेन को हम O157H7 स्ट्रेन भी बोलते हैं। आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, O157H7। बेसिकली बच्चों जो अभी हम लोगों ने एंटीजेंस पढ़े थे ना OH और K, ये उसी के ऊपर जो है ना इसका नाम रखा हुआ है, तो इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका बस ऐसा नाम याद कर लो। फिर वो कहते हैं कि जो इकोलाई है ना इसकी एंटेरो हेमराजिक स्ट्रेन की जो ID50 है ना वो बहुत कम है, यानी कि इसकी इन्फेक्शियस डोज बहुत कम है। इन्फेक्शियस डोज बहुत कम होने का मतलब ये कि बच्चों के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा लीथल है, इसके बहुत थोड़ी सी डोज ही बहुत ज़्यादा लीथल इफेक्ट लेकर आती है। जब इन्फेक्शियस डोज लो है मतलब ये उतना ही ज़्यादा लीथल है। इसका सिर्फ 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं इकोलाई के एंटेरो हेमराजिक स्ट्रेन के ब्लडी डायरिया कॉज कराने के लिए। अब ये होता कब है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अंडर कुक्ड बीफ खाने से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनिमल से या अंडर कुक्ड हैम बर्गर्स का आपकी बुक के अंदर जिक्र लिखा हुआ है, वो खाने से ये हो रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि इकोलाई आपके अंदर जाता है और अंदर जाके जो है ना इसके बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन। हमारे पास ब्लडी डायरिया के लिए एक टॉक्सिन है जबकि वाटरी डायरिया के लिए दो टॉक्सिन थे, हीट स्टेबल टॉक्सिन और हीट लाइबल टॉक्सिन। अब बैक्टीरिया यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे एक्सोटॉक्सिन जिसका नाम है शीगर टॉक्सिन या फिर वीरू टॉक्सिन, क्योंकि वीरू का मतलब होता है मंकीज। अब ये शीगर टॉक्सिन हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। आपके बुक के अंदर उन्होंने ये भी लिखवाया है कि 23S राइबोसोमल RNA को कुछ कर रहा होता है, वहाँ से कुछ अमाइनो एसिड मूव करा रहा होता है। लेकिन आप बस इतना भी याद रख लो ना कि शीगर टॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है, तो ये भी बहुत है और इस तरीके से ये ब्लडी डायरिया कॉज करा रहा होता है।
अब हम लोगों ने जो इंटेस्टाइनल ट्रैक की डिजीज़ है ना, यानी कि वाटरी डायरिया और ब्लडी डायरिया, वो हम लोगों ने कवर कर ली है। अब हम लोगों ने आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक मूव करना है। तो सबसे पहली जो डिजीज़ है वो हमारे पास है हिमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम, हस। बेसिकली जो हस है ना, ये जो हमने ऊपर ब्लडी डायरिया पढ़ा ना, ये इसी की एक कॉम्प्लिकेशन है। ये कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास O157H7 स्ट्रेन की। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो शीगर टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ था ना, जिसने ब्लडी डायरिया कॉज करा दिया था, अभी तो ये शीगर टॉक्सिन इंटेस्टाइन के अंदर था, तो इसने ब्लडी डायरिया कराया। जैसे ही शीगर टॉक्सिन इंटेस्टाइन से निकल के ब्लड में जाता है ना, तो ब्लड में जाके ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है ना इफेक्ट लेकर आ सकता है। किस तरह से कि ये शीगर टॉक्सिन जो है ना, वो इंटेस्टाइन से निकल के आपके ब्लड में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाके जो इसको ब्लड वेसल्स मिली, ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके ना ये बाइंड हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या कराता है कि जैसे ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एंडोथीलियम की लाइनिंग होती है, एंडोथीलियम के सेल्स होते हैं, तो ये उनके जाके ना बाइंड कर जाता है और ब्लड वेसल्स को ना ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब ब्लड वेसल ब्रेक हो जाएंगी, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो कि जो आरबीसीज होते हैं ना, वो इन्हीं ब्लड वेसल्स से ही मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि खून इसके अंदर होता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं। तो जब आरबीसीज मूव कर रहे होते हैं, जब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रेन की पटरी होती है, उसके ऊपर ट्रेन मूव करती है, अगर ट्रेन की पटरी को हम तोड़ देंगे तो क्या ट्रेन उसके ऊपर मूव कर पाएगी? उसी तरह जब हमारे पास ब्लड वेसल स्टेबल नहीं रहेंगी, तो उसके अंदर ब्लड कैसे पास आउट होगा? उसके अंदर से आरबीसीज जब मूव हो रहे होंगे, तो आरबीसीज की हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी। उस हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज के नतीजे में जो आरबीसीज डिस्टॉर्ट होंगे, उनको बोलते हैं शिस्टोसाइट्स। लफ्ज़ आप लोगों ने याद रखना है। जब हम हस का कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसका स्मीयर बना के जब देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको बाकायदा शिस्टोसाइट्स, डिस्टॉर्टेड आरबीसीज नजर आते हैं। और इस तरह का जो हिमोलिटिक अनीमिया होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया, यानी कि ये माइक्रो वेजल्स को इन्वॉल्व करने वाला वो अनीमिया जिसके अंदर हिमोलिसिस ऑफ आरबीसीज हो रही है। तो हस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है? हस के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हो रही होती हैं। एक हमारे पास हिमोलिटिक अनीमिया होता है, एक हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और एक हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर होता है। तो एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी कि जब शीगर टॉक्सिन ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड वेसल्स को जाकर डिस्टॉर्ट कर देगा, ब्लड वेसल्स को डिस्टॉर्ट कर देगा, तो जब आरबीसीज उसके अंदर से गुजरेंगे, उनकी लाइसिस हो जाएगी, और इसको बोलेंगे हम माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया। फिर हमारे पास क्या होता है कि शीगर टॉक्सिन जिस तरह, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि जब ब्लड वेसल्स के अंदर ये गया ना, इसने ब्लड वेसल्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो हमारी बॉडी के जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो जहाँ भी कहीं देखते हैं कि कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई हुई है, या वो फ़ौरन वहाँ पे क्लॉटिंग करने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही क्लॉटिंग करना है। यहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इन्होंने इंट्रावास्कुलर ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं डैमेज ब्लड वेसल्स के साथ, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की, एक्टिव प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि सारे प्लेटलेट एक जगह पे मसरूफ हो गए, तो बाकी जो प्लेटलेट का ओवरऑल नंबर है वो डिक्रीज हो गया। तो एक तो हमारे पास हिमोलिटिक एनीमिया हुआ, दूसरा हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ। मैं आपको बताती हूँ तीसरी कंडीशन किस तरह से पूरी होती है। वो इस तरह से पूरी होती है बच्चों के जो शीगर टॉक्सिन होता है ना, जिस तरह हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के साथ बाइंड हुआ, ये हमारे पास किडनीज़ के सेल्स के साथ भी बाइंड होना स्टार्ट कर जाता है, क्योंकि किडनीज़ के ऊपर भी इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब ये किडनीज़ के सेल्स के साथ बाइंड करता है, तो जो हाल इसने ब्लड वेसल्स का किया, वही हाल ये किडनी के सेल्स का करता है, यानी कि ये एक्यूट रीनल फेलियर कराने लग जाता है। अच्छा बच्चों, ये होता क्यों है? बेसिकली ऐसा हर केस में नहीं होता कि ब्लडी डायरिया तो उसके साथ फ़ौरन से हस हो जाए। ये होता तब है जब बच्चों हम इसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, या फिर आप कह लें कि जो नोविडेट के नाम से हमारे पास दवाई आती है, ठीक है, या एंटीबैक्टीरियल ड्रग के साथ जब हम ब्लडी डायरिया को ट्रीट करने लग जाते हैं। बच्चों वैसे हमारे पास कुछ डायरियाज ऐसे होते हैं इन्फेक्शन, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दे रहे होते हैं, लेकिन अगर हम O157H7 स्ट्रेन, एंटेरोहेमोरेजिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई के अंदर, ब्लडी डायरिया के अंदर अगर हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग देना स्टार्ट कर दें, तो होगा क्या कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत अमाउंट में शीगर टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाएगा। और वो इतना ज़्यादा शीगर टॉक्सिन निकलना स्टार्ट हो जाता है कि वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, और हमारे पास हर्ष जैसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसमें आप लोगों ने खास ध्यान रखना होता है कि अगर मैं MLE का भी एक क्वेश्चन देख रही थी, उसमें भी यही इसी तरह का MCQ आया हुआ था कि ना O157H7 स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई की वजह से जो डायरिया होता है, बेसिकली उसकी मैनेजमेंट क्या होती है। तो बच्चों हम लोगों ने सिर्फ उसको सपोर्टिव मैनेजमेंट देनी होती है, ORS वगैरह या फ्लूइड रिप्लेसमेंट देनी होती है, हम लोगों ने एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स नहीं देनी होती। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अब मैंने आप लोगों को वाटरी डायरिया भी बता दिया, ब्लडी डायरिया भी बता दिया, ब्लडी डायरिया की जो कॉम्प्लिकेशन थी हस, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। अब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। देखो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि ई कोलाई और साल्मोनेला वो पैथोजेंस हैं जो विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक हम लोगों ने पढ़ लिया। हम आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक बात करें तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, या ना सिर्फ नोजोकोमियल बल्कि कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके जो O सीरोटाइप्स होते हैं ना, जिस तरह अभी हम लोगों ने पीछे O157H7 स्ट्रेन पर था, उसी तरह से ये O सीरोटाइप्स होते हैं, ये यूरोपैथिक स्ट्रेन होते हैं, यानी कि इन्होंने
यूरिनरी ट्रैक के अंदर इनकी पैथोजेनेसिस होती है और ये यूटीआई करा रहे होते हैं। इसके अंदर कौन सा विरुलेंस फैक्टर इस्तेमाल होता है? अगेन इसके अंदर पिलाई ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह जेजुनम और आइलियम के सेल्स के अंदर भी ये पिलाई के थ्रू अटैच हो रहा था, तो यहाँ पे भी इसका विरुलेंस फैक्टर पिलाई होता है। इसके पास खास तरह का पिलाई होता है, गोल गोल पिलाई भी लिखा हुआ है, इसको पी फिम्ब्रियाई भी लिखा हुआ है आप लोगों की बुक के अंदर। और हाँ, ये इसी तरह के नाम लिखे हुए हैं। वो पिलाई होती है जो कि ब्लैडर के म्यूकोजा के साथ, यहाँ जब ये फॉर एग्जांपल ये दो किडनीज है, ये यूरिटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा, ब्लैडर के म्यूकोजा के साथ अटैच हो जाती है। वहाँ पे इकोलाई मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज हो जाती है। अब जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जो इकोलाई होता है ये हमारे पास मोटाइल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट शो कर सकता है। तो ये इकोलाई क्या करता है, ना सिर्फ ये इन्फेक्शन को ब्लैडर तक महदूद रखता है, बल्कि ये यूरिटर से होता हुआ यूरिटर्स को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और किडनीज की इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। अगर ब्लैडर की इन्फेक्शन होती है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, अगर किडनीज की इन्फेक्शन होती है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। अच्छा बच्चों, जिस तरह हम लोगों ने इकोलाई के बारे में पढ़ा, इस तरह हम लोगों ने पहले एक और ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा था जो कि यूटीआई कॉज कर रहा होता है। वो हमारे पास क्या था? स्टैफ सेप्रोफाइटिकस था। अगर आप लोगों को याद हो, सेक्सुअली एक्टिव यंग विमेन के अंदर वो सिस्टाइटिस करा रहा था। तो अगर आप लोगों से नंबर 1 कॉज पूछते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज पूछते हैं, एमसीक्यू आता होता है यूटीआई का, तो आप लोगों ने इकोलाई लगाना है। अगर आप लोगों से सेकंड नंबर का कॉज पूछते हैं तो फिर आप लोगों ने स्टैफ सेप्रोफाइटिकस लगाना है, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद हमारे पास सिस्टमिक इन्फेक्शन आ जाती है। सिस्टमिक इन्फेक्शन में क्या है हमारे पास के नियोनेटल मेनिंजाइटिस है और सेप्सिस है, ठीक है। नियोनेटल मेनिंजाइटिस के अंदर बेसिकली जो विरुलेंस फैक्टर होता है वो हमारे पास कैप्सूल होता है। इसका जो कैप्सूल होता है वो एंटीफेगोसाइटिक होता है। इसके अंदर कैप्सूलर एंटीजन आप लोगों ने याद रखना है, K1 कैप्सूलर एंटीजन, ये नियोनेटल मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेप्सिस हो रहा होता है वो हमारे पास एंडोटॉक्सिन की वजह से हो रहा होता है। एंडोटॉक्सिन हमेशा सेप्सिस, फीवर, हाइपोटेंशन इस तरह के सिम्टम्स कॉज करा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी डिजीजेस कंप्लीट हो गई हैं। मैंने आप लोगों को ब्लडी डायरिया भी बताया कि वो क्यों होता है, वाटरी डायरिया भी बताया कि वो क्यों होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यूटीआई पढ़ा, हम लोगों ने सिस्टमिक इन्फेक्शन पढ़ा और हस पढ़ा। अब हम लोग क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि अब हमने ये तो पढ़ लिया ना कि वाटरी डायरिया हो रहा है, ब्लडी डायरिया हो रहा है, इस वजह से हो रहा है और इस तरह हो रहा है। अब हमारे पास पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक हमारे पास। अच्छा, विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक कुछ इन्फेक्शन पड़ी है, कुछ आउटसाइड इंटेस्टाइनल ट्रैक पड़ी है। विद इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर डायरिया पड़ा है, वाटरी एंड ब्लडी। आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक हमने यूटीआई पढ़ा है, मेनिंजाइटिस पढ़ा और सेप्सिस पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरी डायरिया की, जिसको ट्रैवलर्स डायरिया टूरिस्टा भी बोलते हैं। ये होता क्यों है? एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन की वजह से, ETEC की वजह से। इसमें हमारे पास वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होता है जिसकी बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, 1 से 3 दिन तक ये रहता है। सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ही खत्म हो जाता है और एसोसिएटेड होता है ट्रैवल के साथ। उसके बाद ब्लडी डायरिया आ जाता है। तो ब्लडी डायरिया हमारे पास एंटेरो हेमरेजिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई की वजह से होता है, जिसको EHEC भी बोलते हैं या फिर शीगा टॉक्सिन एसोसिएटेड इकोलाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें शीगा टॉक्सिन रिलीज हो रहा होता है। O157H7 स्ट्रेन के अंदर ये खासतौर पर देखा जाता है। इसमें ब्लडी डायरिया होता है, साथ में फीवर भी होता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन के अंदर फीवर होता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन है हमारे पास हस, जिसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। महा होता है यानी कि माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया, हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है और एक्यूट रीनल फेलियर होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्लिनिकल फाइंडिंग आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करते हैं। बस ये खत्म होने वाला है बच्चे, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने यही कोशिश की है कि सिंपलेस्ट वे के अंदर आप लोगों को समझाऊं। जो आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन है बच्चों, उसके अंदर हम लोगों ने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया कि इकोलाई चाहे कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई हो या चाहे नोजोकोम यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूटीआई हो, दोनों का मोस्ट कॉमन कॉज है। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई होती है ना, वो हमारे पास मोस्टली विमेन के अंदर होती हैं, खवातीन के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआई। अब खवातीन के अंदर ज़्यादा कॉमन क्यों होती है, तो आपकी बुक लिखते हुए से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। ये है कि जब सिनेरियो आएगा तो उसके अंदर आपको वुमेन का उन्होंने बताया हुआ होगा। शॉर्ट यूरिथ्रा की वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके यूरिथ्रा का साइज स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मेन। उनका यूरिथ्रा नियर टू एनस होता है। जो फीमेल का यूरिथ्रा होता है वो एनस की प्रॉक्सिमिटी में होता है। और हम लोगों ने बात की हुई है कि कोलोन और फीसिस के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है इकोलाई, तो वहाँ से डिस्टेंस छोटा पड़ता है इकोलाई को ट्रैवल करने के लिए एज़ कम्पेयर टू मेल्स के अंदर। इसके अलावा कॉलोनाइजेशन ऑफ वेजाइना बाय मीन्स ऑफ फीकल फ्लोरा, वही कि फीसिस के अंदर कोलोन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो वेजाइना को भी कॉलोनाइज कर सकता है, वो यूरिथ्रा को भी कॉलोनाइज कर सकता है। और यूरिथ्रा का साइज़ भी बहुत स्मॉल होता है, तो यूरिथ्रा से इन्फेक्शन फॉरन से किडनीज तक भी स्प्रेड हो सकती है विमेन के अंदर एज़ कम्पेयर टू मेन। और इकोलाई हमारे पास नोसोकोमियल यूटीआई भी कॉज कर रहा होता है। अच्छा, जो नोसोकोमियल यूटीआई है उसमें रेशो मेन और फीमेल्स में, मेन और विमेन में बराबर ही होती है, मतलब दोनों को हो सकता है, क्योंकि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। इसका ताल्लुक इनडेवलपिंग यूरिनरी कैथेटर के साथ होता है। ये जो फॉलीज कैथेटर डाले जाते हैं ना पेशेंट्स को जो खुद से वॉशरूम नहीं जा सकते, उनकी बात हो रही है। यूरिनरी कैथेटर्स की वजह से हो जाता है इकोलाई।
अच्छा, अब ये जो इन्फेक्शन है मैंने आपको बताया था कि मोटाइल है, ई कोलाई, तो ब्लैडर के अंदर अगर हो रही है तो उसको बोलेंगे सिस्टाइटिस। उसके सिम्टम क्या होंगे? डिसयूरिया यानी कि पेन होगा यूरिन करते हुए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी यूरिन की, और एफिब्राइल होगा यानी कि फीवर साथ में नहीं होगा। लेकिन अगर यही इन्फेक्शन किडनीज तक स्प्रेड कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? फ्लैंक के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, जो जगह होती है ना आपके किडनीज की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, टेंडरनेस होती है यानी कि हाथ लगाते ही दर्द होता है, और साथ में पेन भी अलग से। अच्छा, नियोनेटल मेनिंजाइटिस और सेप्सिस का जो कॉमन कॉज है वो हमारे पास दो ही हैं। एक हमने स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया पढ़ा था जिसको ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ई कोलाई भी होता है। बस लास्ट चीज़ रह गई है विच इज़ द लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हम लोग ग्राम स्टेनिंग करेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक बात बताई थी कि जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है ना, इनके अंदर ग्राम स्टेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जाती। हम ब्लड एगार के ऊपर इसको, क्योंकि वो जनरल पर्पस पीने में तो उसके ऊपर ग्रो करके देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास मैकॉनकी और EMB एगार। इसकी मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखाती हूँ। मैंने जब ओवरव्यू पढ़ाया था उसमें मैंने आपको लैक्टोज फर्मेंटर बताए थे, और मैंने ये बात भी बताई थी कि जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो हमारे पास पिंक कलर की कॉलोनीज दे रहे होते हैं मैकॉनकी एगार के ऊपर। तो ये इस तरीके से ना, इस तरीके से ई कोलाई हमारे पास मैकॉनकी एगार के ऊपर तस्वीर देता है। ठीक है, मैकॉनकी एगार के ऊपर ये वाली जो है ना वो दे रहा होता है इस तरीके से। उसके अलावा EMB एगार के ऊपर ये कुछ इस तरह से दे रहा होता है। ये हमारे पास जो ब्राउन ब्राउन है ये EMB एगार है, ऊपर जो ग्रीन ग्रीन शेड आया हुआ है ना, क्योंकि EMB एगार के ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन शीन देता है। तो आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। ये मैकॉनकी एगार और EMB एगार दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ई कोलाई की जब हम बात करते हैं। तो EMB एगार के ऊपर ये क्या दे रहा होता है? कैरेक्टरिस्टिक ये इस तरह से ग्रीन कलर, ग्रीन शीन दे रहा होता है। EMB एगार ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही सिर्फ ई कोलाई के लिए, और मैकॉनकी एगार, क्योंकि ये दोनों जो है ना इनके ऊपर फाइंडिंग्स हमें मिल रही होती है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, तो उनके ऊपर कलरलेस येलो कलर की कॉलोनीज आ रही होती है। नॉर्मली कलरलेस सीख पढ़ते हैं हम लोग, और EMB एगार के ऊपर भी कलरलेस ही आ रही होती है। तो जो फाइंडिंग्स मिलती हैं वो सिर्फ ई कोलाई के अंदर मिलती हैं। फिर वो आप आगे आपको बताता है कि ई कोलाई को, ये दो बातें जो है ना वो मेजर याद करने वाली हैं। आगे वो कहता है कि ई कोलाई को हम दूसरे लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड से डिफ्रेंशिएट किस तरह से करें। दूसरे लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड के अंदर एक क्लेब्सिला है, एक एंट्रोबैक्टर है, तो वो दोनों ही आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये चाहें तो पॉइंट्स याद कर लें, चाहें तो ना करें। वो कहते हैं कि जिस तरह ई कोलाई है ये भी लैक्टोज फर्मेंटर है, तो ये भी पिंक कलर की कॉलोनीज देगा। अब क्लेब्सिला और एंट्रोबैक्टर है, ये भी ग्राम नेगेटिव भी हैं और लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ये भी पिंक कलर की कॉलोनीज देंगे। तो डिफरेंस कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो जो ई कोलाई है ना, ये हमारे पास इंडोल प्रोड्यूस करता है ट्रिप्टोफैन से, ये डी कार्बोक्सिलेट करता है लाइजीन को, ये एसीटेट को यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, और ये मोटाइल होता है। तो चाहे तो ये याद कर लें, चाहे तो रहने दें। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो O157H7 स्ट्रेन है ना, उसको दूसरे ई कोलाई से किस तरह डिफ्रेंशिएट करें। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो ई कोलाई है उसको दूसरे लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड से किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है। अब हमने बात करनी है कि जो O157H7 स्ट्रेन है, एंटेरो हेमरेजिक स्ट्रेन, उसको बाकी ई कोलाई से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो O157H7 स्ट्रेन होता है ना, ये सॉर्बिटॉल का फर्मेंटर नहीं होता, बाकी ई कोलाई होते हैं। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि मैकॉनकी एगार और EMB एगार के ऊपर क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं इन केस ऑफ ई कोलाई। ये आप लोगों का ऑस्पिका स्टेशन भी आ जाता होता है इसमें से। ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो जो ट्रैवलर्स डायरिया या वाटरी डायरिया टूरिस्टा होता है उसके अंदर वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वैसे खुद ही ठीक हो जाता है। चाहे तो एजिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं। UTI अगर हो गई है तो उसके अंदर ट्राइमिथोप्रेम सल्फामिथोक्साजोल देते हैं। कुछ ही डेज में इंशाल्लाह मैं फार्मा के लेक्चर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। जो बच्चे मेरा सेशन ले रहे हैं उनको तो मैं इंशाल्लाह मंडे से यानी कल से ही स्टार्ट करा दूंगी। बाकी यूट्यूब के ऊपर मैं थोड़ी देर से अपलोड करूँगी। नाइट्रोफ्यूरनटॉइन है और फॉस्फोमाइसिन है। अगर ये O157H7 स्ट्रेन है तो इसके अंदर ना हमने एंटीबायोटिक्स लेनी है, ना ही हमने एंटी डायरियल लेने। एंटीबायोटिक्स इसलिए नहीं लेने ताकि जो शीगर टॉक्सिन है वो स्प्रेड ना कर जाए। एंटी डायरियल इसलिए नहीं लेने, जो एंटी डायरियल होते हैं वो बेसिकली फीसिस की जो मोटिलिटी होती है ना उसको कम कर देते हैं। तो हम लोगों ने मोटिलिटी भी कम नहीं करनी होती, हम लोग चाह रहे होते हैं कि जो टॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ कि हम लोगों ने ई कोलाई के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ई कोलाई के अंदर बेसिकली हम लोगों ने यही बातें पढ़ी थी कि ये स्ट्रेट ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, मोस्ट अबंडेंट फैकल्टेटिव एनारोब होता है, कोलोनर फीसिस के अंदर एंटेरोबैक्टीरियाशी फैमिली का पार्ट होता है, लैक्टोज का फर्मेंटर होता है, मोटाइल होता है, और इसके 3 मेजर एंटीजेंस होते हैं। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इंटेस्टाइनल ट्रैक की डिजीज़ होती है, कुछ बाहर की। इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर ये वाटर ब्लडी डायरिया कॉज कराता है, ब्लडी डायरिया की कॉम्प्लिकेशन होती है हस, और इंटेस्टाइनल ट्रैक से बाहर ये UTI करा रहा होता है, ग्राम नेगेटिव रॉड सेप्सिस और नियोनेटल मेनिंजाइटिस। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग मेरी गाइडलाइंस ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हो तो आप मेरे नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दो, मैं वहाँ पे ये सारे नोट्स शेयर करती हूँ। AI जनरेटेड जो 1 मिनट चार्ट्स होते हैं इन सब के वो भी शेयर करूँगी, रिवीजन के जो चार्ट्स होते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो चैप्टर वाइज गाइडलाइंस होती हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ वो भी शेयर करती हूँ। इसके अलावा इंशाल्लाह आप लोगों का जब प्रॉफ होगा तब और बातें भी शेयर होंगी, और मेरे जो सेशन के हवाले से डिटेल्स होती हैं वो भी वहीं शेयर होती हैं। तो 0333164155 पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी। फिर पैथोजेनेसिस की बात की थी कि UTI में पेशेंट का अपने कोलोन का फ्लोरा कॉलोनाइज करा होता है, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस मदर की वजह से होगा, ट्रैवलर्स डायरिया इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस की वजह से, ब्लडी डायरिया
कैटल या फिर अंडरकुक बीफ और हैमबर्गर खाने से। विरुलेंस फैक्टर में पीस का निमोनिया क्या रखना है, पिलाए, एंडोटॉक्सिन, 3 एक्सोटॉक्सिन और 1 कैप्सूल। इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन होता है वो हीट लायबल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन के थ्रू वाटरी डायरिया करा रहा होता है। एंटेरो हेमरेजिक स्ट्रेन के अंदर इन्वेजन शीगर टॉक्सिन की वजह से ब्लडी डायरिया हो रहा होता है। एंटेरो इन्वेजिव के अंदर सिर्फ इन्वेजन हो रही होती है। वाटरी डायरिया में क्या हो रहा होता है कि इकोलाई एडहेयर हो रहा होता है पिलाई के साथ, वहाँ पे 2 तरह के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हीट लायबल टॉक्सिन, हीट स्टेबल टॉक्सिन। हीट लायबल टॉक्सिन कॉलरा टॉक्सिन जैसे काम करेगा, इंट्रासेलर साइक्लिक एमपी ज़्यादा कर देगा। हीट स्टेबल टॉक्सिन इंट्रासेलर साइक्लिक जीएमपी को ज़्यादा कर देगा। ब्लडी डायरिया O157H7 स्ट्रेन में क्या होता है, शीगर टॉक्सिन की प्रोडक्शन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। हस में हमारे पास क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, एक्यूट रीनल फेलियर होता है, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। और होता किस वजह से है, एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से। यूटीआई के अंदर क्या होता है, गोल पिलाए होते हैं जो कि ब्लैडर के म्यूकोजा के साथ अटैच हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। किडनीज के अंदर जाके पाइलोनेफ्राइटिस भी कॉज करा देते हैं। सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर एंडोटॉक्सिन और कैप्सूल का रोल होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है कि जो वाटरी डायरिया होता है वो वाटरी होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, एसोसिएटेड विद ट्रैवल होता है। ब्लडी डायरिया के अंदर हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फीवर भी होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है हस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी है जी क्लिनिकल फाइंडिंग आउटसाइड द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उसके अंदर यूटीआई था जो कि जिसके अंदर क्या था कि डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी और एफिब्राइल हो सकता है। अगर सिस्टाइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर फ्लैंक पेन, टेंडरनेस और पेन हो सकता है। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने लैब डायग्नोसिस बताई कि मैगोन के गार के ऊपर पिंक कलर की कॉलोनीज और ईएम बेगार के ऊपर ग्रीन शीन। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।